नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार आपके बीच में आज जिस विषय को लेकर के हाजिर हूँ, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत आता है और इसमें सभी विद्यार्थियों को जो स्नातको स्नातकोत्तर या फिर स्नातक अंतिम वर्ष में हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम फाइनल या फिर पीजी क्लासेज में स्टडी कर रहे हैं, उन सब विद्यार्थियों को एक रिसर्च प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग टाइप से टास्क पूरा करना है और उसकी एक रिपोर्ट जमा करनी होती है अपने संस्थान में। और आमतौर से ये 100 मार्क्स का है एक सेमेस्टर में। अच्छे खासे क्रेडिट है इसके, हर यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है क्रेडिट में, हो सकता है। तो इसलिए मैं क्रेडिट तो एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा आप लोगों को, लेकिन 2 से 4 क्रेडिट और कहीं कहीं 6-6 क्रेडिट की भी ये आपका टास्क है, राइट। और चूंकि सरकार और शिक्षा विभाग रिसर्च को बढ़ावा दे रहा है, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है और इसमें मैं आपको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसको आधार बना करके चीज़ों को बताऊंगा, राइट। इस गाइडलाइन में पूरे भारत के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को ध्यान में रखकर डायरेक्शंस दिए गए हैं इंटर्नशिप के संबंध में। तो हम इसको शुरू करते हैं। इसका टाइटल है गाइडलाइंस फॉर इंटर्नशिप रिसर्च इंटर्नशिप और रिसर्च इंटर्नशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। ये एक बेस है जो पीजी के लिए भी हो सकता है, राइट। तो अब इसका पर्पज क्या है? इसका पर्पज या इसके ऑब्जेक्ट जो है, देखें, एक तो प्रैक्टिकल वर्क, रिसर्च वर्क, इसमें स्टूडेंट्स एक्सपर्ट हो सके, स्मूथली इस काम को कर सके, इसलिए इस गाइडलाइन को लाया गया है। ठीक है, दिशा निर्देशों को। और इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उससे आपके समझ में आ जाएगा आखिर ये क्यों जरूरी है। ऑब्जेक्टिव्स जो यूजीसी ने बताए हैं वो आपको यहाँ स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहे हैं। एन internship is gaining first-hand experience by an individual besides comprehending the way of working in an organization, leading to improve the skill aptitude for a specific job or job role, and building research capabilities with learning opportunities. फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कहाँ पर? डायरेक्ट वर्क प्लेस पर काम करके और वहां से कुछ सीखने का। इंटर्नशिप शुड बी सच ऑर्गेनाइज्ड, इसे पहले पैरे में दिया है, मैं हाईलाइट कर देता हूं। शुड बी ऑर्गेनाइज्ड दैट बेनिफिट द रिसर्च इंटर्न एज वेल एज द इंटर्नशिप प्रोवाइड ऑर्गेनाइजेशन। दोनों को लाभ हो इस प्रकार से इसको ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए। फॉलोइंग आर द इंटेंडेड objectives of engaging undergraduate students in internship for employability and research internship program। दो भागों में इन्होंने इसको बांट दिया है इंटर्नशिप को। तो ऑब्जेक्ट्स को हेडिंग वाइज एक बार हम देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ वर्कशॉप विद वर्कप्लेस, to see the internship in a broader, integrated, and holistic manner, where the delivery of the classroom is aligned with outcomes of the workplace. The objectives of the internship need to be designed with the intention of integrating workshop, classroom, lab research, lab learnings with the workplace। अब ये जो चीजें हैं वर्क प्लेस के साथ, आपके क्लासरूम, लैब जो भी वर्किंग है उसके साथ कुछ इस तरीके से
कोऑर्डिनेट हो जाएं ताकि स्टूडेंट्स सीख सके और कंपनीज को, ऑर्गेनाइजेशन से उसका फायदा हो। अब ये वर्क प्लेस में इसमें देखो जो महत्वपूर्ण चीज़ है, मैं मेरे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है ये, मैं इसको इसलिए इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। विद द वर्क प्लेस, और ब्रैकेट में यहाँ पर दिया है, यहाँ पर आप देख लेंगे, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये 2-3 लाइन में दिया है, हाँ 3 लाइन में इसको दिया है। With the workplace organization, enterprise, startups, corporate farmlands, artisan, gig workers, non-government organizations, जिसको एनजीओ भी हम कहते हैं, research and development organizations, higher education institutions, HEI और etc. ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एनईपी सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में लागू हो चुकी है। स्टूडेंट्स की बड़ी संख्या है और उनके लिए suitable organization, easy available organization, उनकी अकॉर्डिंग, उनकी जो सर्कमस्टांसेज है उसके हिसाब से इंटर्नशिप या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए ऑर्गेनाइजेशंस का मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। और कोई कहे ना कहे, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि इतनी बड़ी संख्या को किस प्रकार से इंटर्नशिप या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कराई जाए। स्टाफ की स्थिति आंकड़ों से स्पष्ट हो सकती है, मैं तो उस पर कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन समस्या है इंटर्नशिप कराने की सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए। तो मुझे इसमें जो थोड़ा ये लगा है कि सब जगह औद्योगिक संस्थान हो, उद्योगों की भरमार हो, ऐसा नहीं है। खास तौर से जो बैकवर्ड इलाके हैं, जहाँ पर उद्योग धंधे नहीं हैं, जहाँ पर बहुत ही पुअर फैमिली से या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी बैकग्राउंड ज़्यादा खर्च बियर करने की नहीं है, एक्सपेंसेस बियर नहीं कर सकते, उन स्टूडेंट्स के लिए समस्या है। शासन ने तो कहा है कि भई उनके लिए इंटर्नशिप के लिए आप व्यवस्था करवाएँ कॉलेज, कि उनको कुछ मानदेय भी मिले। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा संभव हर स्टूडेंट के लिए नहीं है और ना ही संस्थानों के लिए, राइट? और यहाँ पर जो वर्क प्लेस के रूप में जिन चीज़ों को बताया गया है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है कोई, एंटरप्राइजेज़ हो सकता है, स्टार्टअप्स हो सकते हैं, कॉर्पोरेट कंपनी, फार्म लैंड्स भी हो सकते हैं, आर्टिजन्स हो सकते हैं, गिग वर्कर्स, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ। तो यहाँ पर देखो एनजीओ और एटसेट्रा, अगर कहीं पर मेरी नज़र में अगर कहीं पर उद्योग धंधे नहीं हैं, लेकिन निश्चित रूप से एनजीओ आपके आसपास ज़रूर मिल जाएंगे। तो उन एनजीओ के माध्यम से भी इन चीज़ों को आप पूरा कर सकते हैं, इंटर्नशिप रिलेटेड वर्क को। ठीक है? तो एटसेट्रा में यह है कि अब ये रजिस्टर्ड हो, ये ज़रूरी है या नहीं, इसमें यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं दिया है, राइट? और रजिस्ट्रेशन वहाँ मस्ट होता है। देखिए संगठन, संस्था रजिस्टर्ड भी हो सकते हैं, अनरजिस्टर्ड भी हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन और बाकी जो लीगल फॉर्मेलिटी है वहाँ उस समय ज़्यादा ज़रूरी होती है जहाँ पर आप सरकार से ग्रांट ले रहे हैं, कोई फाइनेंशियल आप बेनिफिट उठा रहे हैं सरकार से, टैक्स रिबेट आप चाहते हैं, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। तो एटसेट्रा में मैं शामिल करता हूँ ऐसे जो स्वैच्छिक संगठन है, भले रजिस्टर्ड हो या ना हो। ठीक है? ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस भी, प्रोफेशनल्स के ग्रुप्स भी इसमें आ सकते हैं। क्लियर है? तो एक ऑब्जेक्टिव तो ये हुआ कि हमारी जो भी टीचिंग है, वो जो है इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ वर्क प्लेस, जिसको वर्क प्लेस कहा है यहाँ पर, उसके साथ एक तरीके से वो सेटलमेंट कुछ हो जाए, उनके साथ जो है क्लब करके इन चीज़ों को किया जाए। दूसरा ऑब्जेक्ट है इसमें इस गाइडलाइन का या इंटर्नशिप का, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क, वर्ल्ड ऑफ वर्क। भाई कामकाजी जो संसार है, जहाँ जॉब मिलते हैं, उस वर्ल्ड को समझ सके हमारे स्टूडेंट्स जो कि पढ़ाई कर रहे हैं, और उसकी समझ विकसित करने के बाद, किसकी, वर्ल्ड ऑफ वर्क की समझ विकसित करने के बाद
वो ये देख सके कि उनके क्या क्या चैलेंजेस होने वाले हैं फ्यूचर में, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, उन सब चीज़ों की जो कमी है उनको वो पूरा करे अनुभव के आधार पर, ऑब्जर्वेशन के आधार पर जो उन्होंने देखा है। उसके बाद इसमें दिया है हाइब्रिड मॉडल लर्निंग। हाइब्रिड मॉडल लर्निंग तीसरा पॉइंट है, टू broaden learning opportunities by combining physical and digital modes of learning। अब ये जो है ऑफलाइन, फिजिकल और डिजिटल, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही माध्यम से ये चीजें संभव की जा सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप इनको जो है ऑफलाइन ही सब चीजें हो, ऑनलाइन भी ये संभव है। क्लियर है? उस फोर्थ इसमें दिया डेवलपिंग रिसर्च एप्टीट्यूड। अगर आप कोई स्टूडेंट रिसर्च इंटर्नशिप कर रहा है या फिर जो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहा है, तो दोनों में ही उसको एक रिपोर्ट जमा करनी है, कहीं रिसर्च रिपोर्ट, कहीं जो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रिपोर्ट। वहां पर स्टूडेंट को रिपोर्ट लिखते समय जो मैथोडोलॉजी को जिसको फॉलो करना है, वो अपने आप में रिसर्च ही है, चाहे वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से रिलेटेड हो या फिर आपकी प्योर रिसर्च से रिलेटेड हो। क्लियर है? फिफ्थ ऑब्जेक्ट है इसमें, एक्सपोजर इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। To provide exposure to emerging technologies, automation, and how it can support, facilitate, improve, and reinforce work processes, cultural culture, job roles, art, and craft, including traditional areas of art, craft, heritage, skills, agriculture, etc। तो जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ भी जो है तारतम्य बनाना सीख लें, और यहाँ पर जो दिया हुआ है, बताया गया है मेरे द्वारा, उसको फॉलो करें एक तरीके से। एनहांस एंटरप्रेन्योरियल कैपेबिलिटीज। अब देखिए, हर व्यक्ति नौकरी चाहता है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंटर्नशिप इस बात पे बढ़ावा देती है, या एनईपी का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि भाई हम केवल नौकरी के पीछे ना भागे, हम खुद का रोजगार करना भी सीखें। उसके लिए आप में उद्यमिता की भावना होनी चाहिए, उद्यमिता के कौशल, एंटरप्रेन्योर्स एबिलिटीज या कैपेबिलिटीज आप में होनी चाहिए। अब उसके लिए क्या है कि ऑर्गेनाइजेशंस कैसे रन करते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, स्टार्टअप्स कैसे काम करता है, ठीक है। तो ओवरऑल उसको आपकी समझ विकसित होनी चाहिए हमारे स्टूडेंट्स की। ये यूजीसी गाइडलाइंस ने इंटर्नशिप के ऑब्जेक्ट्स में बताया है। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड टीम वर्क स्किल्स। डिसीजन मेकिंग, देखिए व्यक्ति का जीवन जिंदगी भर डिसाइड करने या निर्णय लेने में ही बीतता है। हर कदम आगे चलना है या पीछे बढ़ना है, लेफ्ट चलना है कि राइट चलना है, ये डिसाइड किया है, डिसीजन लिया है, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग और टीम वर्क, एक ग्रुप के साथ काम करने की उसमें कैपेबिलिटी विकसित होनी चाहिए स्टूडेंट्स में, तभी जो है इस वो सक्सेस होगा। और इसका पर्पज भी, जो डिफरेंट पर्पज दिए हैं उनमें से एक पर्पज ये भी है, कल्टिवेट सेंस ऑफ सोशल इमेजरी एंड सिटीजनशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी, स्टिमुलेट कोलेबोरेटिव इन्फ्लुएंस, एनहांसिंग प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी। ये 10 ऑब्जेक्ट्स इसमें दिए हैं यूजीसी की गाइडलाइंस में, राइट। और इसमें 10 पॉइंट में हाईलाइट करता हूँ। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी आप में विकसित होनी चाहिए। केवल रिसर्च या एम्प्लॉयबिलिटी डेवलप करना ही नहीं अकेले, बल्कि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी आप में डेवलप हो, प्रोफेशनली आप काम कर सके, प्रोफेशनली चीज़ों को यूज करना सीखें, राइट। तो इसके बाद इन्होंने बताया कि ये इंटर्नशिप की कैटेगरी कौन कौन सी है। इंटर्नशिप को इन्होंने दो कैटेगरी में बांटा है, एक एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाने के वाली, दूसरा एक रिसर्च एप्टीट्यूड डेवलप करने वाली, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया है कि रिसर्च, पहला जो है वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, सर्वे वर्क, फील्ड वर्क,
ठीक है, उससे रिलेटेड हो गया एक तरीके से। दूसरा है प्योर रिसर्च। अब एनहांसिंग एम्प्लॉयबिलिटी में क्या कर रहा है, ग्रेजुएट फेस मैनी डिफिकल्टीज आफ्टर ग्रेजुएशन to enroll in the workforce. Recent graduates are lacking knowledge, practical skills, and experience which are mandatory requirement demanded by employers for recruitment. ये बहुत बड़ी बात की है। भारत की हायर एजुकेशन की सर्वोच्च संस्था है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, कि हमारे ग्रेजुएट में समस्या आती है, बहुत सारी डिफिकल्टीज उन्हें फेस करनी पड़ती है ग्रेजुएशन करने के बाद। जब उन्हें कार्यस्थल पर जाना पड़ता है, मैं उसका भाव बता रहा हूँ आपको, उसका अनुवाद नहीं कर रहा हूँ मैं, इस बात को ध्यान में रहे आप। भाव मैं इसका बता रहा हूँ कि हमारे ग्रेजुएशन करने के उपरांत भी जो ग्रेजुएट्स हैं उनमें वो स्किल नहीं होती जो कि वर्क प्लेस में चाहिए। ठीक है, नॉलेज का अभाव है, प्रैक्टिकली वर्क करने का अभाव है उनके अंदर, अनुभव तो है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो, लेकिन जबकि रोजगार देने वाले व्यक्ति को या रिक्रूटमेंट करने वाले व्यक्ति को, एम्प्लॉयर को इन चीजों की सबसे पहले जरूरत होती है, प्राथमिकता देता है। ठीक है, तो इंटर्नशिप जो है, एम्प्लॉयबिलिटी से रिलेटेड जो इंटर्नशिप है, वो आपकी इस कमी को पूरा करेगी। क्लियर है? तो एक तो आपका ये हुआ। इसमें देखते हैं और आगे इसमें इसने क्या बताया है। Internship programs should be well conceptualized and interactive for building research capabilities, aptitude, skills of our undergraduate researcher faculties for research capabilities, faculties for development. अब जो पहली इंटर्नशिप है उसमें आपको ये जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है उसमें उस प्रकार से डिजाइन किया जाना चाहिए कि उसमें ये चीजें आ जानी चाहिए जो हम बता रहे। 13 यहाँ पर दिए गए हैं। प्रोजेक्ट तैयार कर सके, उसको एग्जीक्यूट कर सके, निर्णय लेने की क्षमता हो, विकास कॉन्फिडेंस डेवलप हो, टीम के साथ वर्क कर सके, कोऑर्डिनेट कर सके, क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग इंपॉर्टेंट है ये डेवलप हो, एथिकल वैल्यूज प्रोफेशनली डेवलपमेंट हो स्टूडेंट्स का, अंडरस्टैंड गवर्नमेंट लोकल बॉडीज वर्ल्ड ऑफ वर्क, स्थानीय जो भी लोकल बॉडीज है आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, एक तरीके से वैसे तो नगर निकाय जिला पंचायत मानी जाती है पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत, जहाँ तक मैं मानता हूँ स्थानीय सत्ता जिसको कहते हैं। रेफरेंस ऑफ रिसोर्स पर्सन इन डेवलपमेंट ऑफ ऑनलाइन सिमुलेशन मॉडल फॉर वर्चुअल रिसर्च इंटर्नशिप, डीप टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स की अंडरस्टैंडिंग हो, कुछ एंटरप्रेन्योर्स के बारे में जाने, उन्होंने कैसे अपने व्यापार को प्रारंभ किया, कैसे वो सफल हुए, और एंटरप्राइजेस, फार्मर्स, आर्टिजन्स एटसेट्रा, ये आपकी इंटर्नशिप इस प्रकार से आपकी डिजाइन होनी चाहिए, ये बताया गया। ठीक है, पॉइंट 32 में वीडियो बड़ी है लेकिन मैं इसको इस वीडियो में पूरा करना चाहूँगा क्योंकि ये पूरे भारत में लागू है और ए टू जेड में इसमें थोड़ा सा बताना चाहूँगा। उसके बाद भी एक वीडियो में तो कंप्लीट नहीं होगी, बच्चों को और बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम होगी, उनके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स हमने बता दिया आपको। ऑब्जेक्ट्स के बाद ये कह रहा है डेवलपिंग रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च करना आना चाहिए। अब रिसर्च केवल एकेडमिक लाइन में नहीं, आप मान लीजिए कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं या प्लॉट खरीद रहे हैं, वहां भी रिसर्च करनी है, या कोई दुकान खरीद रहे हैं कि बिजनेस हम कहाँ पर शुरू करें, उसमें भी थॉटफुल आपको हो करके निर्णय लेना पड़ता है, डिफरेंट फैक्टर्स को आपको देखना पड़ता है, तब जा करके आप फाइनल करते हैं। और इस प्रक्रिया में आप नहीं जानते कि आप भी एक रिसर्च कर रहे हैं। ये सब जो एक्टिविटीज आप कर रहे हैं, कपड़ों का आप चयन कर रहे हैं, ये भी एक रिसर्च का पार्ट है। ठीक है, ये है कि हम उसको करते हैं
और जब रिसर्च का नाम लेते हैं तो थोड़ा सा उसको फॉर्मली बहुत सारी चीज़ों को देख लेते हैं। तो हर कदम पर हमें रिसर्च का सामना करना पड़ता है, रिसर्च को अपने जीवन में हम लोग उतारते हैं किसी न किसी रूप में। ठीक है, तो रिसर्च को बढ़ावा देना इसमें होना चाहिए। अब इसमें क्या कह रहा है, ideation and conceptualization of a research question problem, learning about new tools and handling of equipments, experimentation and collection of data, simulations and development of models, preparation and presentation of report। ये जो है 5 चीजें उन्होंने बताई है यूजीसी ने अपने गाइडलाइंस में। ये रिसर्च एप्टीट्यूड डेवलप होना चाहिए और उसमें ये सब चीजें उनको आनी चाहिए। ठीक है, अब ये बच्चा सीखेगा कैसे? अब इस सेंटेंस में आप आ जाइए, ये यहाँ पर जो मैंने हाईलाइट किया है, अपार्ट फ्रॉम गेनिंग रिलेवेंट एक्सपीरियंस द इंटर्न्स वुड लर्न द फॉलोइंग थ्रू रिसर्च प्रोफेशनल्स या फिर मेंटर्स। अब कैसे सीखेगा स्टूडेंट इन सब चीजों को? प्रोफेशनल्स के साथ या फिर मेंटर्स के साथ। एक्चुअली वो मेंटर्स ही होंगे एक तरीके से जो इन चीजों की जानकारी देंगे। अब यहाँ पर ये बता रहा है कि इंटर्नशिप स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, इसको कैसे लागू करेंगे संस्थान? इंटर्नशिप स्ट्रक्चर में यूजीसी ने कहा है कि आप जो है अपनी संस्था में एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल का गठन करेंगे। ठीक है, किसका गठन करेंगे? रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल का। और इसके लिए एक कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया जाएगा। और आमतौर से यही सभी संस्थाओं के लिए इजी है और सभी संस्थाओं में लगभग ऐसा ही हो रहा है। क्लियर है? अब जो आर एंड डी कोऑर्डिनेटर है वो बाकी कार्रवाई पूरी करेगा। ठीक है, अब क्या क्या पूरी करेगा? एक तो जो रिसर्च इंटर्नशिप है वो आर एंड डी सेल के गाइडेंस में होनी है। ठीक है, उसका एक कोऑर्डिनेटर होगा। द आर एंड डी सेल में अपॉइंट द कोऑर्डिनेटर और create a well-defined mechanism or structure at the HEI level for smooth coordination and functioning of internship across diverse disciplines। अब उसमें क्या क्या कौन कौन अपॉइंट होने हैं फिर किए जा सकते हैं? एक तो नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया जा सकता है या किया जाना चाहिए। क्लियर है? ये यहाँ पर दिया है मैंने। ठीक, who is nodal officer shall be responsible for developing need and demand led verticals as well as expectations from each vertical in undergraduate programs। The internship must be well defined and with clear outcomes। It is critical to explore। देखो एमओयू साइन होगा। अब ये एमओयू साइन उनके साथ हो सकता है जो उन्होंने वर्क प्लेस में बताए हैं। यहाँ भी उसको थोड़ा सा किया उन्होंने, लोकल बिजनेस के साथ, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ एटसेट्रा। वो सब वहाँ पर उन्होंने जो हमने पहले बताए उनके साथ एमओयू साइन करेगा। ठीक है, इंडस्ट्रियल रीजन्स में भी इंक्लूड। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट अब आती है चीज जो आपको टू द पॉइंट में बताता हूँ, कई इंस्टीट्यूट्स में ये आ रहा है कि सब्जेक्ट के हिसाब से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होनी चाहिए। राइट, अब सब्जेक्ट के हिसाब से हो चाहे किसी भी हिसाब से हो उसका सिस्टम स्टेप्स सेम है। जैसे मान लीजिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हिंदी सब्जेक्ट में कोई कर रहा है तो हिंदी सब्जेक्ट में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कहाँ करेगा? जहाँ पर हिंदी भाषा का विशेष रूप से यूज हो, जैसे पब्लिकेशन, पब्लिशर्स। ठीक है, इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज वो भी पब्लिकेशन, पब्लिशर्स, जर्नलिज्म, मीडिया हाउसेस, वहां पर ये सब चीजें लैंग्वेजेस से रिलेटेड चीजों की यहाँ पर हो सकती हैं। ठीक है ना? इसके साथ साथ
इन्होंने क्या कहा है, कुछ गाइडलाइंस दी है जिससे कि कोई कंफ्यूज ना हो। सब्जेक्ट का मतलब ये नहीं कि वो हिंदी का मतलब हिंदी सब्जेक्ट टीचर के साथ ही करेगा। ये कॉमन सब्जेक्ट है जो उसकी वर्क प्लेस पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए बच्चों को भेजा जाना है, या फिर ऑनलाइन उनको ये सब चीजें करानी है। तो कौन कौन से एरिया हो सकते हैं, इसके टेक्स्ट को पैराग्राफ से शुरू कर देते हैं। फर्दर, देयर आर सर्टेन वर्टिकल्स दैट HEI may incorporate as options while choosing a sector by a student while making registration and undergoing an internship या फिर रिसर्च इंटर्नशिप, दोनों के लिए कहा है इन्होंने, ध्यान कर लीजिए। अंडरगोइंग एन इंटर्नशिप, और बोल देता हूं मैं, और रिसर्च इंटर्नशिप। दिस लिस्ट इज इंडिकेटिव ओनली, इसमें और भी जोड़े जा सकते हैं देश काल परिस्थिति के अनुसार। ट्रेड और एग्रीकल्चर एरिया हो सकता है, इकोनॉमी एंड बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस का हो सकता है, लॉजिस्टिक, ऑटोमेटिव एंड कैपिटल गुड्स एरिया हो सकता है, FMCG और रिटेल एरिया हो सकता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, हैंडीक्राफ्ट हो सकता है, आर्ट्स हो सकता है, डिजाइन और म्यूजिक एरिया हो सकता है, हेल्थ केयर, लाइफ साइंस एरिया हो सकता है, स्पोर्ट्स, वेलनेस एंड फिजिकल एजुकेशन हो सकता है, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी एरिया हो सकता है। इन क्षेत्रों में कर सकता है स्टूडेंट्स या इंस्टीट्यूशन इनसे करा सकते हैं। स्पोर्ट्स एंड वेलनेस, फिजिकल एजुकेशन, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी एरिया हो गया हमारा। डिजिटाइजेशन एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में हो सकते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी एटसेट्रा, ये एरिया भी हो सकता है। ह्यूमैनिटेरियन, पब्लिक पॉलिसी, लीगल सर्विस एरिया, कम्युनिकेशन एरिया, एजुकेशन एरिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एरिया, एनवायरमेंट से रिलेटेड एरिया, कॉमर्स, मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज एरिया। ये एक तरीके से उन्होंने आपको इंसाइट दिया है कि इस तरीके से आप इन क्षेत्रों में करा सकते हैं। और इसमें यहाँ पर कहीं लैंग्वेज का या जूलॉजी बॉटनी का सीधे सीधे कहीं कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, ये कॉमन सब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसके लिए आपको यहाँ पर कुछ वेबसाइट दी है, इनके माध्यम से आप तलाश कर सकते हैं गाइडलाइंस के बारे में। और उसके अलावा आप जो है, इसमें एक लिंक और दिया है, वो हमने अपनी पुरानी वीडियो में बताया भी है, इंटर्नशाला, शायद यहीं पर होना चाहिए कहीं पर, कहाँ चला गया, स्टूडेंट, वो आएगा तो बताएंगे। स्टूडेंट कैन चूज इंडस्ट्री मेंटर फ्रॉम रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रियल R&D लैब्स, यूनिवर्सिटीज, अदर नेशनल रेप्यूटेड institutions, organization, industries, emergency professional, NGO, local government officials, outside India experts working at the international। देखिए कितना बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है। आप केवल यहीं तक सीमित नहीं है कि आप केवल यहीं पर करें, अगर आपकी पॉसिबिलिटी है तो भारत के बाहर बैठे हुए जो एक्सपर्ट्स हैं उनके माध्यम से भी आप जो है उनको भी आप मेंटर के रूप में चूज कर सकते हैं, चयनित कर सकते हैं, ठीक है। और सोशल नेटवर्किंग साइट लिंक्डइन पर ऐसे बहुत सारे प्रोफेशनल्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसका लिंक्डइन प्रोफाइल का भी आप हेल्प ले सकते हैं। अब जो मैं कह रहा था आपसे कि इसमें एक लिंक इंटर्नशाला, इसके बारे में भी हमने आपको बताया। इंटर्नशिप करने के लिए स्टूडेंट्स जो है इंटर्नशाला की हेल्प भी ले सकते हैं, वहां पर तमाम अपॉर्चुनिटी है, लाखों इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है इंटर्नशाला पर। ऐसी ही और भी लिंक हो सकते हैं, उनको भी आप तलाश कर सकते हैं। तो मैंने बता दिया कि एक्सपर्ट्स आप इंडिविजुअल भी ले सकते हैं, मेंटर्स, कोई एनजीओ होना जरूरी नहीं है, प्रोफेशनल्स ले सकते हैं, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी नहीं है, वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशंस भी आप ले सकते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी आप ले सकते हैं। इसकी जो मैं मंशा समझ रहा हूँ
इसकी मंशा है गाइडलाइंस की, इंटर्नशिप की, कि आप सीखे प्रैक्टिकली वर्क करना। और प्रैक्टिकली वर्क करना कहाँ संभव है, कहाँ सीखना संभव है, उसके लिए जो भी सोर्स हो सकता है, मेरी नज़र में इस गाइडलाइन का ये निचोड़ है। ठीक है, वो केवल आप अपनी कंट्री तक ही सीमित रहें, ये जरूरी नहीं है। क्लियर है? ये चीजें मैंने आपको बताई। दूसरा यह है कि अब आप कहीं भी इंटर्नशिप करें, डिजिटल ट्रेनिंग करें, अपने कॉलेज की परमिशन से ही करें, ये जरूरी है। अगर आप कॉलेज की रिटन परमिशन के बिना इंटर्नशिप करते हैं या डिजिटल ट्रेनिंग करते हैं, तो उसके लिए कॉलेज कोई विपरीत परिदृश्य उत्पन्न अगर होता है, तो उसके लिए आपका इंस्टीट्यूट जिम्मेदार नहीं होगा। क्लियर है? ग्रेजुएट लेवल पर आपकी ये जो इसमें कह रहा है एकेडमिक क्रीडेंशियल एंड मॉनिटरिंग ऑफ इंटर्नशिप। इंटर्नशिप 2 से 4 क्रेडिट की है ग्रेजुएट लेवल पर, और मुझे जहाँ तक है कुछ यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर 4 क्रेडिट्स की ये दी गई है। इसके अलावा एन इंटर्नशिप ऑफ 60 टू 120 आवर्स, ये 60 से 120 घंटे की कंपलसरी है। 2 क्रेडिट की है तो 60 घंटे की, 4 क्रेडिट की है तो 120 घंटे की आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मस्ट है। क्लियर है? अब ये आप अपने कॉलेज से पता करें कि आपके यहाँ ये जो इंटर्नशिप है, ये 2 क्रेडिट की है या 4 क्रेडिट की है या 3 क्रेडिट की है। अब सीधा जोड़ लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए। 1 क्रेडिट की है तो 30 घंटे की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, 2 क्रेडिट की है तो 30 मल्टीप्लाई बाई 2 60, 3 की है, 3 क्रेडिट की है तो 90 आवर्स। क्लियर है? एक 1 क्रेडिट मीन्स 30 आवर्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ये स्टूडेंट्स को अपने सर्टिफिकेट पर क्लियर मेंशन होना चाहिए। अगर आपके यहाँ इंटर्नशिप है 4 क्रेडिट की, आप सर्टिफिकेट ले आए 120 आवर्स का, तो वो चलेगा नहीं, सही नहीं माना जाएगा। रिसर्च प्रोजेक्ट, डिसर्टेशन, थीसिस, प्रोजेक्ट वर्क। अब ये बी पार्ट में क्या कह रहा है, इसने बी पार्ट में बताया है आपको रिसर्च प्रोजेक्ट से रिलेटेड। ये आपका हुआ है जो रिसर्च इंटर्नशिप का है। ठीक है, एक बार इसको हम देख लेते हैं क्या कहा है इसमें इसने, क्योंकि हमने पहले बता चुके हैं आपको। The dissertation research project thesis should involve 360 hours duration during 8th semester। यहाँ पर क्या है 120 क्रेडिट। ये वो आपका है रिसर्च इंटर्नशिप से रिलेटेड। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है ये, कॉम्पिटेंसीज टू बी डेवलप ड्यूरिंग रिसर्च इंटर्नशिप। रिसर्च इंटर्नशिप में आप डिसर्टेशन, प्रोजेक्ट, रिसर्च रिपोर्ट जमा करेंगे। अब क्या क्या चीजें आपको आनी चाहिए, गाइडलाइंस में अपेक्षा की गई है कि स्टूडेंट इन बारे में सीखें। और देखिए मैं क्लियर कहता हूँ, आपके सर्टिफिकेट की वैल्यू तभी है, जो सर्टिफिकेट आप शो कर रहे हैं उस सर्टिफिकेट की क्वालिटी आप में होनी चाहिए, तो ही वो सर्टिफिकेट आपकी हेल्प करेगा। अदरवाइज सर्टिफिकेट आपका कोई भी हो प्राइवेट सेक्टर में, वो काउंट नहीं किया जाएगा अगर आपकी नॉलेज उस लेवल की नहीं। ठीक है, अब क्या क्या आपको आना चाहिए एक एक पॉइंट से। स्टूडेंट शुड बी वेल वर्स्ड विद टेक्निक्स एंड मेथड्स ऑफ रिसर्च। ठीक है, रिसर्च की टेक्निक्स क्या क्या है, कौन कौन से मेथड्स है, उसके बारे में पूरी जानकारी हो। स्टूडेंट शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स स्टेटमेंट्स एंड एबिलिटी टू डेवलप सॉल्यूशंस टू रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। अब जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उन पर रिसर्च करने के उपरांत उनको सोल्व करना उसको आना चाहिए। ठीक है,
The student will possess a good comprehension ability to interpret the oral and written communication in a research paper and present on interpretation. जो रिसर्च की उसमें ओरली और रिटिन दोनों ही फॉर्मेट में एक सामान्य भाषा में आम व्यक्ति की समझ में आ जाए, टू द पॉइंट चीजों को कहना आना चाहिए। ये करने के बाद द स्टूडेंट विल बी एबल टू कम्युनिकेट टेक्निकल इंफॉर्मेशन, रिसर्च फाइंडिंग्स टू द पीयर्स। क्लियर है? टेक्निकल इंफॉर्मेशन है, रिसर्च फाइंडिंग्स है, उन्हें क्लियर करना आना चाहिए, कम्युनिकेट करना आना चाहिए सामान्य भाषा में। द स्टूडेंट विल बी मेड अवेयर ऑफ रिसर्च एथिक्स। रिसर्च से रिलेटेड अगर आप रिसर्च इंटर्नशिप कर रहे हैं तो एथिक्स, प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी क्या है, कंडक्ट क्या होना चाहिए, वो सब चीज़ें उन्हें जानकारी होनी चाहिए और अपने रिसर्च के उसमें वो उनको प्रैक्टिस में लाए, अपने रिसर्च प्रोजेक्ट को तैयार करने में। एकेडमिक प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़े, राइटिंग स्किल उसकी बढ़े, रीडिंग स्किल उसकी बढ़े, सोशल इकोनॉमिक इश्यूज पर कंट्रीब्यूशन कर सके। ठीक है? द रिसर्च इंटर्न कैन possess an attitude and skills, adaptability and flexibility for new challenges at organizational and individual level with a mindset of teamwork and collaboration। उसकी ये स्किल डेवलप होनी चाहिए जो यहाँ पर आपको बताई गई है। कौन सी? अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर न्यू चैलेंजेस, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर हो या इंडिविजुअल लेवल पर हो, उनको चैलेंज को स्वीकार करना, उनको समाधान करना। भाव में आपको बता रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन में कैसे रिलेट के प्लेटफॉर्म पर हो या इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म पर हो, और टीम वर्क और कोलेब्रेशन की स्किल डेवलप होनी चाहिए ये चीजें सीखने के बाद। ड्यूरेशन एंड स्लॉट्स फॉर इंटर्नशिप। स्टूडेंट्स ज़्यादा है तो सब स्टूडेंट एक साथ नहीं जा सकते, तो कैसे भेजना है उसके बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। ये यूनिवर्सिटी को देखना है, इस टेबल के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। रोल ऑफ इंटर्नशिप प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन नोडल ऑफिसर। अब यहाँ पर इन्होंने बताया कि किसके क्या रोल है। अगर हम पॉइंट 6.0 को देखें, पॉइंट 6.0 रोल ऑफ इंटर्नशिप प्रोवाइड ऑर्गेनाइजेशन, तो एक तो वह आपका इंटर्नशिप आईपीओ, इंटर्नशिप प्रोवाइड ऑर्गेनाइजेशन, नोडल ऑफिसर, इंटर्नशिप सुपरवाइजर और मेंटर, चार स्टेक होल्डर या चार पार्टी यहाँ पर उभर करके आई है इंटर्नशिप या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के संबंध में। जो भारत की सर्वोच्च संस्था है हायर एजुकेशन की, उसने बताया है, यूजीसी ने, इसमें इंटर्नशिप प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन होगा, नोडल ऑफिसर होगा, इंटर्नशिप सुपरवाइजर होगा और मेंटर, ये चार पार्टीज हो सकती हैं। ठीक है? स्टूडेंट के अलावा अब इन्होंने अलग अलग के रोल के बारे में बताया है कि इनको क्या करना है। अगर आपने एमओयू किया है किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ तो वो इंटर्नशिप प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन होगा, और यहाँ भी इन्होंने उसको खोलने की कोशिश किया, बताने की कोशिश की है। आर एंड डी इंस्टीट्यूशन, रिसर्च लैब, आर्टिजन, फार्मर्स, एचईआई एंटरप्राइज इंस्टीट्यूशंस, पर्सन ऑफ एमिनेंस, कोऑपरेटिव्स, सोसाइटी हो सकते हैं, कॉरपोरेट्स हो सकते हैं। ठीक है? इंटर्नशिप प्रोवाइड ऑर्गेनाइजेशन विल कनेक्ट विद ए नोडल ऑफिसर। ठीक है? नोडल ऑफिसर के माध्यम से आईपीओ, इंटर्नशिप प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन कनेक्ट होंगे एक दूसरे से। ठीक है? और इंटर्नशिप के संबंध में आवश्यक चीजों को डिस्कस करके फाइनलाइज करेंगे। The mentor from internship providing organization needs to provide time-to-time guidance to the candidate to have exposure to the research environment and employability market। अब मेंटर फ्रॉम इंटर्नशिप ऑर्गेनाइजेशन, इस चीज को देख लीजिए। मेंटर, अगर आप किसी संस्था ने एमओयू किया है किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो मेंटर जो है फिर उसी संस्था का होगा। ठीक है? और होना भी चाहिए।
और वो समय समय पर गाइडेंस देगा कैंडिडेट्स को। ठीक है, रिसर्च एनवायरनमेंट या एम्प्लॉयबिलिटी मार्केट, इसके बारे में। दूसरे नंबर पर आता है रोल ऑफ नोडल ऑफिसर। ये नोडल ऑफिसर कौन है? ये नोडल ऑफिसर आपके कॉलेज संस्था का होगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का होगा। नोडल ऑफिसर is an individual who will nominated as a member for the organization and execution of internship opportunities in the industry. The person may be from the research development cell. अब ये R&D सेल से भी हो सकता है, कोऑर्डिनेटर भी हो सकता है, ठीक है, R&D का, या फिर अलग से भी बनाया जा सकता है। ठीक, महिला हो पुरुष, कोई भी दोनों में हो सकते हैं। विल एंश्योर द ऑर्गेनाइजेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट। अब करेगा क्या नोडल ऑफिसर? क्या करेगा नोडल ऑफिसर के बारे में? उसकी ड्यूटीज यहाँ पर दी गई है। नोडल ऑफिसर विल एंश्योर द ऑर्गेनाइजेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स, मेंटर्स, ऑर्गेनाइजेशंस, इंटर्नशिप सुपरवाइजर, ठीक है, ऑन द HEI पोर्टल डेवलप्ड फॉर द इंटर्नशिप। मेन चीज है, रजिस्ट्रेशन करेगा, लिस्टेड करेगा ऑर्गेनाइजेशंस को जहाँ इंटर्नशिप हो सकती है, स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन होगा अपने संस्था के, मेंटर्स का रजिस्ट्रेशन या उनकी लिस्ट तैयार करेगा, क्लियर है, इंटर्नशिप सुपरवाइजर की व्यवस्था करेगा। अब ये आप गूगल फॉर्म में कर सकते हैं। वैसे तो जो एक्सपेक्टेशन है कि HEI इसके लिए पोर्टल तैयार करेगा अलग से ऑनलाइन, ताकि मेंटर भी दिखते रहे, इंटर्नशिप और ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन भी स्टूडेंट्स को दिखते रहे और वो वहाँ से चयन कर ले। क्लियर है? तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको नोडल ऑफिसर को तय करनी है। बड़ा काम है नोडल ऑफिसर का, फील्ड वर्क इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है, और नोडल ऑफिसर टेक्निकली व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि ये जो सब सब काम है उसके लिए आपको टेक्निकल पर्सन ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकेगा। और नोडल ऑफिसर तभी सक्सेसफुल होगा संस्था की तरफ से उसे पूरा कोऑपरेशन मिलेगा, अदरवाइज नाम मात्र का ही रहेगा, नोडल ऑफिसर कुछ नहीं कर पाएगा फिर अगर संस्था से उसे सहयोग नहीं मिलेगा। इंटर्नशिप प्रोग्राम विल बी फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड, एग्जीक्यूटेड एंड monitored by the R&D cell of HEI थ्रू ए नोडल ऑफिसर। नोडल ऑफिसर का अपॉइंटमेंट प्रिंसिपल करेगा, ठीक है, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर करेगा, कहीं डायरेक्टर, सर्वोच्च जो भी अधिकारी है आपके संस्था का, ठीक है, वो वहां पर करेगा। ठीक, अगर कहीं पर डिपार्टमेंट में बनाया गया है तो डिपार्टमेंट की व्यवस्था भी संभव है। तो नोडल ऑफिसर के हमने आपको बता दिए हैं, उसकी बहुत सारी ड्यूटी है, वो चिंता करेगा एक अभिभावक की तरह बच्चों की, ठीक है, MOU वगैरह साइन करवाने की व्यवस्था करेगा, ठीक है, जो 4-5 चीजें बताई हैं उसके लिए जो भी जरूरी हो, और स्टूडेंट्स की सेफ्टी सिक्योरिटी की पूर्ण व्यवस्था करेगा। अगर असंतुष्ट है तो बिल्कुल ना भेजे स्टूडेंट्स को, ऑनलाइन व्यवस्था कराएं, मेरा ये मानना है। इसमें कुछ नहीं दिया है, इसमें गाइडलाइंस में तो बहुत सारी चीजें दी है, आदर्श स्थिति दी है, और आदर्श स्थिति तभी होगी, तभी आदर्श स्थिति मिलेगी नोडल ऑफिसर को, तभी तो वो काम कर पाएगा। आदर्श स्थिति में है नहीं उसके पास, नोडल ऑफिसर क्या व्यवस्था करेगा? तो इसलिए नोडल ऑफिसर को सब चीजों को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट की सेफ्टी और सिक्योरिटी सबसे महत्वपूर्ण है। अगर लगता है मेरे विचार से कि वो जो है ऑफलाइन संभव नहीं है सेफ्टी सिक्योरिटी करना, तो ऑनलाइन भी करा सकता है, या अपने संस्थान में भी कुछ वर्क करवा सकता है। अब उसके बाद आता है रोल ऑफ मेंटर। इंटर्नशिप सुपरवाइजर इसमें कहाँ चला गया भाई? एक था, हाँ, इंटर्नशिप सुपरवाइजर, ये रोल रहेगा था, नोडल ऑफिसर का हमारा आ गया था। अब बारी आती है इंटर्नशिप सुपरवाइजर की। कौन है ये इंटर्नशिप सुपरवाइजर? An internship supervisor is an individual who will be nominated by the institution
फॉर मॉनिटरिंग, सुपरवाइजिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ द स्टूडेंट ड्यूरिंग द इंटर्नशिप ड्यूरेशन। बात समझ में आ गई? आपकी संस्था, इंस्टीट्यूशन, स्टूडेंट जहाँ पढ़ रहा है, वो संस्था इंटर्नशिप सुपरवाइजर को नॉमिनेट करेगी। वो क्या करेगा? मॉनिटरिंग करेगा, सुपरवाइज करेगा, इवेल्युएशन करेगा। ये 3 काम कम से कम करेगा कब? जिस समय स्टूडेंट इंटर्नशिप कर रहा है उस दौरान। संस्थानों में जा सकता है जहाँ जहाँ भेजा गया है बच्चों को, प्रॉब्लम्स है उसको दूर करने का प्रयास करेगा। क्लियर है? और इसके अलावा सर्टिफिकेट भी, जब आपकी इंटर्नशिप हो जाएगी, इंटर्नशिप सुपरवाइजर अपने नाम से एक सर्टिफिकेट देगा उन सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने इंटर्नशिप की है। देखिए, पॉलिसी अपने आप में महत्वपूर्ण है। अगर इस पॉलिसी के हिसाब से काम हो जाए तो निश्चित रूप से भारत जो है सोने की चिड़िया, या क्या कहते थे, विश्व गुरु बनने में कोई देर नहीं है। अगर खाना पूर्ति होती रही तो ये बहुत अच्छी आदर्श नीतियों, रीतियों, उद्देश्यों का कोई फायदा नहीं है अगर प्रैक्टिकली वो इम्प्लीमेंटेशन उनका नहीं हो रहा, फील्ड में इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। क्लियर? तो सर्टिफिकेट देगा इंटर्नशिप सुपरवाइजर, वो उसकी फाइल में लगेगा। इंटर्नशिप ऑफर्ड बाय द ऑर्गेनाइजर शुड बी फॉलोड बाय वन प्रोजेक्ट रिपोर्ट। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा होगी और इसका इवेल्युएशन होगा कई आधार पर। वो आधार हम बताएंगे। अब मेंटर के पास पहुंचने से पहले मेंटर के बारे में करते हैं। उसका रोल क्या है मेंटर का? एक तो मेंटर यह है कि कॉलेज का नहीं होगा, ये कॉलेज से बाहर का होगा। ठीक है? एक लिस्ट बनाया गया कॉलेज या नोडल ऑफिसर को की ड्यूटी है ये कि उसके यहाँ कौन कौन मेंटर्स हो सकते हैं पॉसिबल। उनसे एप्लीकेशन ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी हो ले सकता है, कन्विंस करके उनकी सहमति। एक तरीके से एप्लीकेशन को हम नौकरी तो दे नहीं रहे हैं, बल्कि मेंटोर का हम टाइम ले रहे हैं, तो हमारे ऊपर ऐसा नहीं हो रहा है संस्था के ऊपर। मतलब a mentor is an empaneled individual professional who is identified by the HEI or by students himself or herself through their network। एक तो यह है कि इंस्टीट्यूशन या कॉलेज के पैनल में वो व्यक्ति जो कॉलेज का नहीं है, एक तरीके से बाहर से हमने लिया है, वर्क प्लेस से, वो हमारा वो मेंटोर की कैटेगरी में आएंगे। अब ये कॉलेज या इंस्टीट्यूशन अपनी तरफ से भी लिस्ट तैयार करेगा। अगर स्टूडेंट भी कोई सजेस्ट करता है अपना मेंटोर, तो उसको भी उसमें शामिल कर सकता है आवश्यक फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद। बहरहाल मेंटोर बाहरी व्यक्ति होंगे, संस्था के बाहर के, कॉलेज के बाहर के। वो कौन हो सकता है? वो और किसी भी संस्था से हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन से, एनजीओ से हो सकता है, प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, राइट, ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, होंगे बाहर के। ठीक है? और इनके नाम जो है इंटर्नशिप, द मेंटर शुड बी आइडेंटिफाइड एंड हिज हर कंकरेंस शुड बी कन्वेड टू द इंटर्नशिप सुपरवाइजर को ये हैंड ओवर करेगा। ही सी विल बी प्रोवाइडिंग he she will be providing professional research guidance to the students। अब एम्प्लॉयबिलिटी है तो प्रोफेशनल, और रिसर्च है तो रिसर्च गाइडेंस। गाइड करेंगे प्रैक्टिकल वर्क, प्रैक्टिकली वर्क कैसे होता है, चाहे रिसर्च से रिलेटेड हो या आपका किसी संस्था में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के रूप में आप कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का मतलब केवल ये नहीं है कि आप टाटा बिरला, डालमिया या कैलविनेटर या जो है स्टारबक्स जैसी कंपनी है, आप कंप्यूटर ऑपरेटर का मान लीजिए काम करना चाह रहे हैं, ऑफिस मैनेजमेंट का काम कर रहे हो, कहीं भी हो सकता है।
कभी-कभी हम समझ जाते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग माने बड़ी इंडस्ट्री, बिग बिज़नेस हाउसेस। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। जहाँ तक समझ में आ रहा है इससे, गाइडलाइन से। क्लियर है? The mentor will also facilitate networking with other subject matter experts, professionals, which will enhance the internship experience and learning of the intern. क्लियर है? मेंटर की जिम्मेदारी है स्टूडेंट्स को वो स्किल्स सिखाने की। इसके लिए वो अदर प्रोफेशनल से भी अपने कंपनी में, संस्था में हेल्प ले सकता है। ठीक है? नेटवर्किंग उसे तैयार करेगा। दे शैल बी मेकिंग द टाइमली इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट एंड प्रोवाइडिंग हिम कंप्लीशन सर्टिफिकेशन रिपोर्ट फॉर सबमिशन इन एचईआई। यहाँ से भी मेंटोर का भी सर्टिफिकेट होगा, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो संस्था के रूप में हो। ठीक है? दो दोनों ही कंडीशन में मेंटोर कोई भी हो आपका, अगर संस्था ने स्वीकार किया है तो उसका सर्टिफिकेट आपकी फाइल में लगेगा ओरिजिनल। द मेंटर नीड्स टू प्रोवाइड गाइडेंस टू द स्टूडेंट डिजिटली और फिजिकली। देखिए इस पॉइंट में कहा है वो डिजिटली और फिजिकली दोनों ही तरीके से गाइडेंस प्रदान कर सकता है स्टूडेंट्स को। दूसरे पॉइंट में दिया द मेंटर नीड्स टू चेक एंड वैलिडेट द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स फोर्टनाइटली। 15 दिन में उनकी प्रोग्रेस चेक करें और इस सर्टिफिकेट इश्यू करें इंटर्नशिप से रिलेटेड रिपोर्ट जो भी। ठीक है? कौन करेगा? मेंटर। मेंटर भी बोलते हैं इसको। The mentor must ensure the learning of competencies with the research orientation among the student during the internship duration. ये जरूर तय करें कि भाई ये सब चीजें उनके समझ में आ जाए स्टूडेंट्स के जिस पर्पज से उन्हें भेजा गया है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। HEI may integrate the job assigned to the faculty with workload assessment. HEI may integrate the job assigned to the faculty। जिस फैकल्टी को ये काम दिया गया है उनको जो है उनके वर्कलोड में उसको शामिल करे। Internship mechanism: HEI should develop a roadmap for the smooth functioning। अब इंटर्नशिप मैकेनिज्म के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी आपकी संस्था की है, इंस्टीट्यूशन की है, और वो R&D सेल और R&D सेल में जो नॉमिनेट होगा आपका वो कोऑर्डिनेटर करे। नोडल ऑफिसर नॉमिनेट होगा, वो कोऑर्डिनेटर भी हो सकता है। ठीक है? ये गाइडलाइंस पूरे इंडिया के लिए है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की। तो मैंने इसको थोड़ा-सा स्टूडेंट्स के भी समझ में आ जाए, फैकल्टीज़ को भी इसको समझ में आ जाए, उस हिसाब से मैं इसको वीडियो को तैयार कर रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आपकी ईज़ी लैंग्वेज में आपको समझ में ये अवश्य ही आ जाएगी। इंटर्नशिप प्रोग्राम अंडर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल क्लियर दिया ऑफिस ऑफ द नोडल ऑफिसर। HEI should develop a roadmap for the smooth functioning internship program under the research and development cell। ठीक है? ऑफिस ऑफ द नोडल ऑफिसर का ऑफिस भी होगा। इंटर्नशिप पोर्टल तैयार करें। रोल्स रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटर्न्स, सुपरवाइजर्स, मेंटर्स, लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स, HEI एंड इंटर्नशिप, ये सारी चीजें करनी है। ठीक है? काम बहुत है। अगर इस काम को करने के लिए करने वाले व्यक्ति को वो सब सुविधाएं मिल जाएं तो निश्चित रूप से स्टूडेंट्स का भी भविष्य उज्जवल होगा और संस्था का भी नाम रोशन होगा, जिस कॉलेज संस्था अपने नोडल ऑफिसर या R&D सेल को ये सब व्यवस्थाएं देगी जो इसके लिए जरूरी है। ठीक है? हमने देखिए एक सुझाव दिया था, सुझाव मांगा था टीचर से जब NEP लागू होने वाली थी, तो हमने कहा था कि सभी स्टेक होल्डर्स को मानसिक क्रांति लानी होगी, तभी NEP सफल होगी। अगर सभी स्टेक होल्डर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं, एजुकेशन से रिलेटेड है, उनमें मानसिक क्रांति नहीं आएगी, बदलाव नहीं आएगा, तो निश्चित रूप से ये NEP बहुत अच्छा होते हुए भी सफल नहीं हो पाएगी। मैं सभी फैकल्टीज, स्टूडेंट्स, स्टेक होल्डर्स, आप सब लोग इस चीज को महसूस कर रहे होंगे कि जहां जहां मानसिक क्रांति आई है स्टेक होल्डर्स में, वहां पर निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम हो रहा है।
और जहां पर मानसिक क्रांति सभी स्टेक होल्डर्स में नहीं आई है, वहां पर ये जो नई शिक्षा नीति है, ये दम तोड़ रही है, सिसक रही है, सांस मांग रही है। एम्प्लॉय की एक लिमिटेशन है। एम्प्लॉय टाइम दे सकता है, नॉलेज दे सकता है, साधन सुविधाएं नहीं दे सकता। एटमॉस्फेयर डेवलप अकेले नहीं कर सकता एम्प्लॉय, उसके लिए सभी स्टेक होल्डर्स की जरूरत है। एक बार मेरे से किसी ने पूछा, भाई इससे क्या फायदा होता है? तो हमने कहा कि साहब स्टूडेंट्स का फायदा ही, संस्थाओं का फायदा है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का। बात समझ गए हो? स्टूडेंट्स को अगर कहीं फायदा मिल रहा है तो वो देश को फायदा मिल रहा है। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, शिक्षा के मंदिर जिन्हें हम कहते हैं, वहां पर स्टूडेंट्स के वेलफेयर की ही बातें होनी चाहिए। स्टूडेंट्स वेलफेयर में पॉलिसी बननी चाहिए, और उन पॉलिसीज के क्रियान्वयन में जो भी चीजें जरूरी है, उन चीजों की व्यवस्था होनी चाहिए। आर्मी को लड़ने भेज दो, हथियार दो ना, पुराने हथियार दो, आधे अधूरी चीजें दो, तो वो उतना ही लड़ पाएगा जितना उसके अंदर जज्बा है। लेकिन जीत सुनिश्चित नहीं कर सकता। बात समझ में आएगी, खास तौर से उस समय जहां सामने मॉडर्न इक्विप्ड आर्मी। चलिए, सभी स्टेक होल्डर इस बारे में सोचे, विचार करें कि क्या हमारे अंदर वो मानसिक क्रांति आई है, परिवर्तन आया है। क्योंकि हम न केवल अपनी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उज्जवल करेंगे, बल्कि इस देश का भविष्य भी उज्जवल करेंगे, और ये हम सबकी ड्यूटी है। तो ये था, इसमें मेंटोर के बारे में हमने आपको बता दिया ये सब चीजें। तो R&D सेल जो है किसी भी कॉलेज इंस्टीट्यूशंस की, उसकी इम्पोर्टेंट भूमिका है, सभी कॉलेजेस में ये बन चुकी है। एक यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ऑपरेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंटर्नशिप। ठीक है, इसमें क्या है, नोडल ऑफिसर टॉप पर है। ठीक है, उसका काम क्या होगा नोडल ऑफिसर का? मेंटोर रजिस्ट्रेशन यहाँ पर इस डायग्राम चार्ट में दिया गया है। रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन करेगा, ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन करेगा, इंटर्नशिप सुपरवाइजर का रजिस्ट्रेशन करेगा। ये चार काम मुख्य रूप से होंगे। और यहाँ पर देखिए, ये येलो कलर में दिया हुआ है। ये स्टूडेंट विल, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करने का प्रयास करता हूँ। ये यहाँ पर स्टूडेंट विल सेलेक्ट द एरिया, क्या दिया है? स्टूडेंट विल सेलेक्ट द एरिया प्रोवाइडेड बाय HEI फॉर द इंटर्नशिप। ठीक है, बच्चों को पता होना चाहिए किस किस एरिया में उपलब्ध है इंटर्नशिप या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ एरिया सेक्टर फॉर इंटर्नशिप, नोडल ऑफिसर के बारे में है ये। यहीं से हम शुरू करते हैं इसको फिर एक बार। नोडल ऑफिसर हो गया, वो ये चार काम करेगा। स्टूडेंट का जो रजिस्ट्रेशन होगा, अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, स्टूडेंट्स के बारे में दिया है ये। इस कलर को कहेंगे एक तरीके से पिंक। सिलेक्शन ऑफ एरिया सेक्टर फॉर इंटर्नशिप, एरिया या सेक्टर, उसका सिलेक्शन स्टूडेंट करेंगे। और क्या करेंगे, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, R&D, HEI, गवर्नमेंट, NGO वगैरह जो भी है यहाँ पर दिया है। ठीक है, चूजिंग मेंटर, मेंटर का भी चयन करेंगे, डिजिटली या फिर फिजिकली, राइट। और मेंटर क्या करेगा, फोर्टनाइटली इनकी वैल्यूएशन, इनको एक तरीके प्रोग्रेस रिपोर्ट जो मैं बता चुका हूँ ये है। तो HEI इंटर्नशिप सुपरवाइजर, मैनेजर, इंटर्नशिप ट्रेनिंग, इंटर्नशिप प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो आपको बताया था। अब ये सारा काम हो गया, इंटर्नशिप सब व्यवस्था हो गई। अब ये सब हो किस लिए रहा है? कि बच्चे प्रैक्टिकली वर्क्स करना सीखें, उनमें स्किल
डेवलप हो। अब उसके बाद क्या होगा? लास्ट स्टेप मेरे विचार से इवैल्यूएशन की प्रक्रिया है। इवैल्यूएशन ये आपको पॉइंट 8 में दिया गया है कि उसका इवैल्यूएशन कैसे होगा। क्लियर है? इवैल्यूएशन में क्या-क्या कहा है इन्होंने? ये आपको दिखाई भी दे रहा है यहाँ पर, थोड़ा अगर आप पढ़ेंगे, क्योंकि सारा बोलूँगा तो मेरे हिसाब से वीडियो पहले बड़ी हो चुकी है और बड़ी हो जाएगी। पेरेंट HEI will exam evaluate the students परफॉर्मेंस। आपकी संस्था द्वारा इसका इवैल्यूएशन का सिस्टम जो है ना, वो निर्धारित किया जाएगा। कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर भी दी गई है। ठीक है? इसमें कुछ स्टेजेस हैं। Interns will be evaluated by research internship supervisor based on their efforts and research output. Clear? Research internship supervisor स्टूडेंट्स के एफर्ट्स क्या रहे और उसका आउटपुट क्या है, उसको ध्यान में रख करके करेगा। दूसरा क्या है? इंटर्न्स विल बी इवेल्युएटेड थ्रू सेमिनार प्रेजेंटेशन और वाइवा वोसी एट द HEI। मार्क्स विल बी गिवन बाय ए एक्सपर्ट by a group of experts from HEI including the supervisor। अब यहाँ पर यह है, देखिए, इन रिसर्च इंटर्नशिप है तो रिसर्च इंटर्नशिप सुपरवाइजर मूल्यांकन करेगा। दूसरा फिर क्या है कि इसमें आप सेमिनार के माध्यम से, जिसमें आपकी प्रेजेंटेशन हो सकती है उसके काम की, स्टूडेंट प्रेजेंटेशन देगा अपने काम का, और ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट वहां पर इसका मूल्यांकन करेंगे। और मेरी एडवाइस ये है कि इसका जो सारा तारतम्य है, सार एब्स्ट्रैक्ट एक तरीके से मैं आपको बताऊं, ग्रुप के माध्यम से ही, एक कमेटी के माध्यम से मूल्यांकन होना चाहिए। ठीक है? उसमें सुपरवाइजर हो, नोडल ऑफिसर हो, मेंटर की रिपोर्ट हो, और प्रेजेंटेशन वगैरह जो भी चीज़ें हैं उसको, तो कम से कम 2 और अधिक से अधिक 3 व्यक्तियों के माध्यम से इसका मूल्यांकन होना चाहिए। ठीक है? HEI intern will be evaluated through seminar, conducting expert committee internal और external। इसमें एक्सटर्नल लोग भी लिए जा सकते हैं। कई सारे पॉइंट्स इसमें बताए हैं। एक्टिविटी लॉग बुक, इवैल्यूएशन रिपोर्ट इंटर्नशिप सुपरवाइजर की, प्रेजेंटेशन स्टाइल, क्वालिटी क्या है इंटर्नशिप रिपोर्ट जो उन्होंने जमा किया है, एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, जो स्किल्स सीखे हैं, ओरिजिनलिटी, इनोवेटिव कंट्रीब्यूशन, रिसर्च आउटकम, अटेंडेंस, ये कई पैरामीटर्स हो सकते हैं इवैल्यूएशन के। अब आते हैं यहाँ पर, इसको थोड़ा सा यूजीसी की गाइडलाइन में शॉर्ट कर किया गया है। रिसर्च इंटर्नशिप का मूल्यांकन कैसे होगा? Internship offered by the organization should be followed by one project report। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगी, जमा करेगा स्टूडेंट। ये डिजर्टेशन, लघु शोध प्रबंध के रूप में हो सकता है या होगा। ठीक है? 3 पैरामीटर यहाँ पर दिए गए हैं, इनोवेटिव ऑफ रिसर्च, प्रेजेंटेशन और वाइवा वोस। इन 3 आधारों पर मूल्यांकन होगा। ठीक है? The research project report shall have an undertaking from the student। एक अंडरटेकिंग ली जाएगी स्टूडेंट से, और एक रिसर्च सुपरवाइजर से सर्टिफिकेट होगा, मेंटर से सर्टिफिकेट होगा, एडवाइजर होगा। इन तीनों में से अगर 3 है तो तीनों का, और अगर 1 है तो 1 का, 2 है तो 2 का। ठीक है? और वो सर्टिफिकेट किसके संबंध में होगा? ओरिजिनलिटी, काम की जो ओरिजिनलिटी है उसके बारे में। कॉपी पेस्ट नहीं किया गया है। स्टेटिंग दैट देयर इज नो प्लेजिज्म, कॉपी पेस्ट नहीं किया गया जो मैंने बताया था। दैट द वर्क हैज नॉट बीन सबमिटेड, और कहीं किसी दूसरी डिग्री के लिए जमा नहीं किया गया, डिप्लोमा के लिए जमा नहीं किया गया किसी दूसरे कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में। वाइवा ओसी एग्जामिनेशन शैल इंक्लूड बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एग्जामिनेशन एग्जामिनर।
अब देखिए चूंकि रिसर्च इंटर्नशिप है, इसमें आपका एक्सटर्नल और इंटरनल दो एग्जामिनर इसमें अपॉइंट करने की बात कही गई। अब ये एक्सटर्नल एग्जामिनर आपका कहाँ से होगा, क्या होगा, ये जो है आपका यूनिवर्सिटी वाइज डिपेंड करेगा उनकी क्या व्यवस्था है। बहरहाल आपकी रिसर्च इंटर्नशिप हो या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हो, दोनों का इवैल्यूएशन एक कमेटी के माध्यम से होगा। उसमें कौन कौन लोग होने चाहिए, आपका नोडल ऑफिसर, इंटर्नशिप सुपरवाइजर, मेंटोर, इनको आप जो है शामिल कर सकते हैं या करना चाहिए। और आधार क्या होंगे वो यहाँ पर इन्होंने बता दिया है आपको। इवैल्यूएशन प्रक्रिया को मैं फिर एक बार थोड़ा सा आपको बताऊंगा। देखिए हमने शुरू में बताया था कि इवैल्यूएशन, ये जो आपकी इंटर्नशिप है वो दो प्रकार की हो सकती है। एक प्योर इंटर्नशिप, वो इंटर्नशिप जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एम्प्लॉयबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से की गई है, राइट। उसका जो वैल्यूएशन होगा, उसका एवेल्युएशन एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम HEI इंक्लूडिंग द सुपरवाइजर्स, एक ग्रुप कमेटी बनाई जाएगी संस्थान द्वारा, जिसमें स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जिस कॉलेज अपनी संस्था वो ग्रुप बनाएगा, कमेटी बनाएगा एक एक्सपर्ट्स की, जिसमें सुपरवाइजर अनिवार्य रूप से लिया जाएगा, ठीक है। और उसका जो वैल्यूएशन है वो एक सेमिनार के माध्यम से या वाइवा के माध्यम से किया जा सकेगा। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का बता दिया मैंने आपको। इंटर्नशिप जहाँ बात होती है वो सिंपल उसकी बात होती है इस गाइडलाइन में, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या एम्प्लॉयबिलिटी इंटर्नशिप की, प्रैक्टिकल वर्क सीखने की। तो सेमिनार या वाइवा के माध्यम से ये संभव है, क्लियर है। और उसमें क्या क्या चीजें चेक कर सकते हैं अगर आपने तैयार कराई हैं, अगर इन चीजों का आप आधार बना करके वो करेंगे, क्या बोलते हैं, इवेल्युएशन करेंगे, तो स्टूडेंट्स को पहले से क्लियर होना चाहिए। मैंने हाईलाइट किया, इसमें 6 चीजें दी गई है। एक्टिविटी लॉग बुक एंड इवेल्युएशन रिपोर्ट ऑफ इंटर्नशिप सुपरवाइजर, ठीक। प्रेजेंटेशन स्टाइल और इंटर्न्स की जो रिपोर्ट है उसकी क्वालिटी क्या है, स्किल्स उसने क्या सीखी है, ओरिजिनलिटी, इनोवेटिवनेस, सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च आउटकम्स और अटेंडेंस, इन 6 आधारों पर मूल्यांकन स्टूडेंट का हो सकता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से रिलेटेड। और दूसरा है आपका रिसर्च इंटर्नशिप, दो कैटेगरी में बांटी थी, तो उसमें इनोवेटिव रिसर्च, प्रेजेंटेशन और वाइवा, 3 आधार यहाँ पर दिए गए हैं। इन आधारों पर उसका स्टूडेंट का इवेल्युएशन किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। और अगर आपके द्वारा कुछ तैयार नहीं किया गया तो यही स्टूडेंट्स को बता दीजिए ताकि उनके संज्ञान में रहे और वो हिसाब से तैयारी करें, क्लियर है। तो और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से संबंधित इंटर्नशिप हो या रिसर्च इंटर्नशिप हो, दोनों में ही ग्रुप के माध्यम से मूल्यांकन होगा, इंडिविजुअल मूल्यांकन यूजीसी गाइडलाइन में कहीं इसका प्रोविजन नहीं दिया गया है। इसमें आप अपने कॉलेज की जो व्यवस्थाएं हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, यूनिवर्सिटी की जो व्यवस्थाएं हैं, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन करें, करवाएं। तो ये था आपका यूजीसी की गाइडलाइंस जो कि इंटर्नशिप और रिसर्च इंटर्नशिप से रिलेटेड थी, खासतौर से अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए जो सेमेस्टर 5th और 6th में है। और यही आधार मेरे विचार से लगभग पीजी में होना चाहिए। तो ये पूरे भारत में लागू है और मुझे उम्मीद है कि इस गाइडलाइन को जो ये लगभग 15 पेज की है, इसको मैंने सिंपल भाषा में बताने का प्रयास किया है। फैकल्टीज और स्टूडेंट्स दोनों ही इस चीज़ को अगर सुनेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें, स्टूडेंट्स को रिसर्च इंटर्नशिप कराने में टीचर्स को फैसिलिटी सुविधा रहेगी, इजी रहेगा। और स्टूडेंट्स को भी इस वीडियो को सुनने से ये समझ आ जाए कि मुझे करना क्या है।
ठीक है। तो रिसर्च इंटर्नशिप और आपकी सिंपल इंटर्नशिप, ये दोनों के बारे में मैंने आपको बताया। दूसरा, कई बार स्टूडेंट्स को समस्या ये आती है कि सर मैं तो जूलॉजी का स्टूडेंट हूँ, मैं क्या करूँ? मैं कैसे करूँ? अब भाई नोडल ऑफिसर तो आपका एक ही है, ठीक है ना? वो मान लीजिए हिस्ट्री का है या हिंदी का है, तो क्या करेंगे आप? इंटर्नशिप सुपरवाइजर इंडस्ट्री में आपको जाना है। हाँ, इतना हो सकता है कि भाई आप जो है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड इंडस्ट्री में आप चले जाएँ। क्लियर है? अब इस पॉइंट को मैं एक बार फिर क्लियर कर देता हूँ। इसमें फैकल्टी, कॉलेजेस और स्टूडेंट्स दोनों को ही कन्फ्यूजन की स्थिति है जो मैं महसूस कर रहा हूँ। तो जहाँ से मैं इसको शुरू करने वाला हूँ, एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि शायद आपको दोबारा समझ। यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। इंडस्ट्रियल रीजन clusters may include those places where industries have concentrated as a result of favorable geo-economic circumstances. These are places where a sizable portion of the populace works in the manufacturing area, which operates in sizable scale. There are indicative clusters identified at central, state, micro, and local government administrative level. And HEI at their own level can identify and also go beyond these clusters. कुछ क्लस्टर्स तो उन्होंने दिए हैं, इसके अलावा भी HEI देश काल परिस्थिति के अनुसार अपने स्तर से भी आइडेंटिफाई कर सकता है। ठीक है? तो ये तो यूजीसी ने कहा है। इससे स्टूडेंट्स को भी आइडिया लग जाएगा कि मुझे किस ट्रेड में, किस एरिया में, किस क्लस्टर में अपनी इंटर्नशिप करनी है। ठीक है? ट्रेड एंड एग्रीकल्चर एरिया, इकोनॉमिक एंड बैंकिंग, लॉजिस्टिक एंड ऑटोमेटिव एंड कैपिटल गुड्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये आपके पास लिस्ट है। हेल्थ केयर, हैंडीक्राफ्ट, डिजाइनिंग। और 11th पॉइंट पर मैं आता हूँ, ह्यूमैनिटेरियन, पब्लिक पॉलिसी एंड लीगल सर्विस एरिया, कम्युनिकेशन एरिया, एजुकेशन एरिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एरिया, एनवायरनमेंट एरिया, कॉमर्स, मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एरिया। इसके अलावा इंस्टीट्यूशंस भी आपको अलग से सेलेक्ट करके, फाइंड आउट करके, आइडेंटिफाई करके दे सकता है अपने अकॉर्डिंग, राइट? लेकिन थीम उसमें यही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जूलॉजी को जूलॉजी सब्जेक्ट में ही करना है। डिजिटल ट्रेनिंग आपको जहाँ पर जूलॉजी से रिलेटेड काम होता है वहाँ प्रायोरिटी दे सकते हो। क्लियर है? लेकिन यहाँ जब कैटेगरी दी है तो यहाँ पर सीधे सीधे किसी एक सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। ये कॉमन इस एरियाज हैं जहाँ पर आपको स्किल डेवलप करनी है, खास तौर से प्रोफेशनल वर्किंग एटमॉस्फेयर में या वर्क प्लेस पर आप कैसे काम कर सकते हैं, करना सीखे, टीम वर्क सीखे। प्रैक्टिकली वर्ल्ड ऑफ वर्क जो यहाँ पर यूज किया गया है, उस वर्ल्ड ऑफ वर्क से आप परिचित हो और वहाँ पर सामंजस्य बना करके आप अपने परफॉर्मेंस दे सके, इस हिसाब से ये बताया गया है। ठीक है? तो ये गाइडलाइन थी, मैं इसको समाप्त करता हूँ। ये गाइडलाइन यूजीसी की है, हायर एजुकेशन की सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी है भारत में। तो इस गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए इंटर्नशिप या रिसर्च इंटर्नशिप जो भी आप कराएंगे, तो निश्चित रूप से बच्चों को और देश को उसका लाभ अनिवार्य रूप से मिल सकेगा। इसी आशा और अपेक्षा के साथ मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप इंटर्नशिप अच्छे से कराएं, सभी स्टेक होल्डर्स की हेल्प लेने का प्रयास करें। और क्योंकि ये टीचर्स की जिम्मेदारी है मुख्य रूप से, जिस टीचर को अपॉइंट किया जाएगा, तो उनसे मैं अपेक्षा ज़रूर करूँगा कि वो कम से कम अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करते हुए, अपनी एनर्जी, स्किल्स का उपयोग करते हुए बच्चों को इंटर्नशिप से रिलेटेड अधिकतम चीज़ों को बताएँ, उन्हें पहले से ट्रेंड करें, अपने कॉलेज इंस्टीट्यूशन में वर्कशॉप करें
बेसिक चीज़ उनको सिखाने के उपरांत ही ट्रेनिंग की तरफ भेजें, इंटर्नशिप की तरफ भेजें। अगर आपको लगता है कि स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा है, तो इसमें डिजिटली ऑप्शन भी दिया है, डिजिटली भी आप, ऑनलाइन भी आप इंटर्नशिप करा सकते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली रेस्पॉन्सिबिलिटी संस्था की है और संस्था जिस व्यक्ति को अपॉइंट करती है उसको अपने सामान्य बुद्धि विवेक की अपेक्षा की जाती है ड्यूटी को परफॉर्म करने में। सामान्य बुद्धि और विवेक का उपयोग करने की सलाह आपको दी जाती है। तो इस नीति को सफल बनाने के लिए यही इसमें मेन चेंज है। पुरानी नीति और इस नीति में कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस यही है, अगर इस पे हम फ्लॉप हो गए तो नई शिक्षा नीति भी अपने आप में फ्लॉप हो जाएगी। और फ्लॉप टीचर्स की डिक्शनरी में होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसी आशा अपेक्षा के साथ आपका भाई डॉक्टर प्रवीण कुमार, स्टूडेंट्स आपको भी नमस्कार और शिक्षक साथियों को भी नमस्कार। और आगे बढ़ें और सफलतापूर्वक अपने इस टास्क को पूरा करें। और स्टूडेंट से एक और निवेदन है कि देखिए, कोऑपरेट करेंगे तो ही आपको अच्छा ज्ञान मिल पाएगा। स्टूडेंट्स की संख्या निश्चित रूप से ट्रेडिशनल कॉलेज में ज़्यादा है, तो वहाँ पर आपको ऑनलाइन भी चीज़ों को सीखना, समझना का अभ्यास डालना होगा, तो ही आप इसमें सफल हो पाएँगे। इसी आशा अपेक्षा के साथ सभी को सादर प्रणाम, अभिवादन, जय हिंद, जय भारत और भारत माता की